एक दिन आप सुबह उठे और पता चला आपकी गाड़ी अब गैर कानूनी है। ना एक्सीडेंट हुआ, ना कोई चालान, सिर्फ इसलिए कि वो 10 साल पुरानी हो गई है। जी हाँ, दिल्ली में अब 62 लाख गाड़ियां एक झटके में बेकार हो गई हैं। और जिनकी हुई है ना, वो कोई पॉल्यूशन क्रिमिनल्स नहीं है। वो हैं आप और हम जैसे लोग, मिडिल क्लास। किसी ने 5 लाख में सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, किसी ने 10 साल ईएमआई भरी थी, किसी ने पहली बार बाइक ली थी ताकि बच्चों को स्कूल छोड़ सके। अब वो गाड़ी चले ना चले, अब उसमें से धुआं निकले या नहीं, अब उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सरकार को आपकी गाड़ी नहीं, आपकी उम्र से दिक्कत है। 10 साल पार, स्क्रैप। 15 साल पार, स्क्रैप। अब पेट्रोल पंप पर कैमरा देखेगा कि आपकी गाड़ी कितनी बुजुर्ग है, और अगर पहचान लिया तो ना तेल मिलेगा ना इज्जत। मिलेगा तो सिर्फ चालान और एक ट्रक जो आपकी मेहनत की कमाई को सीधा कबाड़ में ले जाएगा। सवाल ये नहीं कि पुरानी गाड़ियां बैन हो रही हैं, सवाल ये है क्या ये बैन सच में पॉल्यूशन रोकने के लिए है, या फिर मिडिल क्लास को नीचा दिखाने का एक और तुगलकी फरमान। ईएमआई भर के गाड़ी ली थी, अब कबाड़ को देनी पड़ रही है। ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जानेंगे किसने बनाया ये नियम, किसको हो रहा है फायदा, और किसकी चुप्पी बन रही है उसका सबसे बड़ा नुकसान। अब सुनिए असली कहानी। ना कोई खबर छपी, ना जनता से पूछा गया, सीधा फरमान आया। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी बैन, 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी बैन। इन गाड़ियों को कहा गया ईएलवी, यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। और जैसे ही गाड़ियां दिल्ली की सड़कों या पेट्रोल पंप पर दिखेंगी, कैमरे उन्हें स्कैन करेंगे, अलार्म बजेगा, पुलिस आकर गाड़ी सीज करेगी और फिर कबाड़ में भेज दी जाएगी। हाँ, आपने सही सुना। अब पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें एएनपीआर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन लगी है। मतलब आपकी गाड़ी मोस्ट वांटेड की तरह ट्रैक होगी, जैसे कोई अपराधी हो। पेट्रोल पंप वाले तेल नहीं डालेंगे, पुलिस वाले चालान काटेंगे और सरकार बोलेगी हम पर्यावरण बचा रहे हैं। पर्यावरण, पॉल्यूशन कम करना है तो पीयूसी क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या 9 साल का 364 दिन पुरानी गाड़ी चल सकती है? 9 साल 364 दिन पुरानी गाड़ी चल सकती है, और एक दिन बाद वो गाड़ी अचानक गैस का चैम्बर बन जाएगी। अगर ये फैसला सच में पॉल्यूशन के लिए है, तो फिर डीटीसी की 15 साल पुरानी डीजल बसें क्यों चल रही हैं? सरकारी गाड़ियां क्यों नहीं सीज हो रही हैं? और वो कंस्ट्रक्शन डस्ट, गार्बेज स्मोक और क्रॉप बर्निंग, उनका हिसाब कौन देगा? ये ना ये जो नियम बनाया है, ना तो साइंस से बना है, ना ही सेंसिटिविटी से। ये सिर्फ सेंसिटिविटी टेस्टिंग है कि मिडिल क्लास कितना सह सकती है, कब तक चुप रह सकती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इतनी चुपचाप लागू कर दिया ये नियम। 2014 में एनजीटी ने रिपोर्ट दी थी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन 2024 में अचानक इसे लागू किया गया, वो भी बिना वार्निंग, बिना ट्रांजिशन प्लान, बिना कंपनसेशन। ये नीति नहीं, एक झटका है, और ये झटका उनके लिए है जो हर महीने की सैलरी से किस्त काटते हैं, टैक्स देते हैं और चुपचाप गाड़ी भी कटवा रहे हैं। अब बात करेंगे इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है और किसने इसे सुनकर फायदा उठाया है। अब सुनिए किसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है, जिसने ना किसी कानून को तोड़ा, ना कोई अपराध किया, उस मिडिल क्लास को, जो हर महीने की ईएमआई भरता है, टैक्स देता है और फिर भी सबसे ज्यादा पिसता है। एक पल्सर बाइक थी, 35,000 किलोमीटर चली थी, 10 साल में सीज कर ली गई। एक टाटा नेक्सॉन थी, 2018 की मॉडल, 59,000 किलोमीटर चली थी। अब उसकी रीसेल वैल्यू 60,000 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब इल्लीगल हो जाएगी। ईएमआई खत्म नहीं हुई पर गाड़ी खत्म हो गई। लोग लोन चुकाते रहे और सरकार ने कबाड़ी को सौंप दी उनकी मेहनत। अब ऑटो वाले 300 मांगते हैं, ओला 500 में भी नहीं आती, क्योंकि आपकी पुरानी गाड़ी दिल्ली के लिए अब दागदार है। पर सोचिए, ये सिर्फ गाड़ी का नुकसान नहीं है, ये पूरी एक लाइफ़स्टाइल की हत्या है। जो माँ बच्चे को स्कूल छोड़ती थी, वो आदमी जो सब्जी मंडी जाता था, वो लड़की जो जॉब के लिए अपने स्कूटर पर निकलती थी, अब सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले हैं। और वो भी जो या तो टूटे हैं या भरे हैं या समय से आते नहीं। सरकार कहती है स्क्रैप पॉलिसी लागू है, लेकिन ये बताओ क्या उस गाड़ी की मेंटेनेंस का कोई मोल नहीं? पीयूसी तो पास था, चालान कोई नहीं था, फिर भी कबाड़। 10 साल में गाड़ी चली 25,000 किलोमीटर, मतलब साल का 2,000 किलोमीटर भी नहीं, फिर भी पॉल्यूशन हज़ार्ड। मिडिल क्लास को ना सब्सिडी मिलती है, ना झुग्गी में घर, ना फ्री अनाज, ना फ्री बिजली।
और अब उसकी गाड़ी भी चली गई। ये सिर्फ़ स्क्रैप नहीं है, ये सपना है जो टूटा है। हर घर की पहली गाड़ी का एक सपना होता है और इस बार वो सपना भी बिना कुछ कहे सीज़ कर लिया गया। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि इस सब के बीच कोई आवाज़ नहीं, कोई नेता, ना कोई पार्टी, ना कोई सिस्टम। मिडल क्लास हर रोज़ दबाया जाता है, हर नियम उसी पर लागू होता है और जो जब बोलना चाहता है तो उसे कहा जाता है तुम्हारे भले के लिए है। अगर यही भला है तो अगली बार फ्रिज में कबाड़ में जाएगा, एसी भी जब्त हो जाएगा और आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं। मिडल क्लास अब भी वक्त है जागने का क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। अब जरा सोचिए इस सब में फायदा किसका हुआ? आपकी गाड़ी गई, लेकिन किसी का धंधा चल पड़ा। आप भी ईएमआई भरते रहे, किसी और की ईएमआई शुरू हो गई। क्योंकि आपकी गाड़ी जब स्क्रैप हुई तो किसी ने नई गाड़ी बेची, किसी ने उस पर लोन दिया और किसी ने उस पर इंश्योरेंस लिखा। ऑटो लोन्स कंपनियों की बल्ले-बल्ले, इंश्योरेंस एजेंट्स की कमाई दोगुनी, कार डीलरशिप्स की सेल्स लाइन में लगी है और ऊपर से जीएसटी, आरटीओ, टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस सब सरकार के खाते में। मतलब ये फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक लूट के लिए बना था। अब एक चीज़ समझिए, आपकी पुरानी गाड़ी को कोई रीसेल वैल्यू नहीं बची। दिल्ली में बेचते तो बचती, अब दिल्ली में तो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसे दिल्ली में कोई खरीद ही नहीं सकता। तो आप मजबूरी में उसे बेचेंगे दूसरे राज्य में, वो भी औने-पौने दाम में और वहाँ भी कब तक चलेगी इसकी गारंटी नहीं है। और अगर आपने नई गाड़ी लेने का सोचा तो भाई साहब 6 लाख की गाड़ी, 2.5 लाख का टैक्स, इंश्योरेंस, लोन, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस 10-12 लाख की पड़ेगी और फिर से वही खेल शुरू। इस बस इस बार ज़्यादा महँगा और जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनके पास क्या ऑप्शन है? ऑटो, ओला, उबर और यही लॉबी सबसे ज़्यादा खुश है। देखिए, जब से ये फैसला आया है, ओला का बेस फेयर 100 से 200 हो गया है। ऑटो वाले पहले 50 में जाते थे, अब 100 भी कम लगने लगा है। मतलब आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन किराया ज़्यादा भर सकते हैं। आप पॉल्यूशन के दुश्मन बन गए, लेकिन वो सरकारी बस जो काला धुआँ छोड़ रही है, वो आज भी वीआईपी रास्ते से निकलेगी। ये वो सिस्टम है, जहाँ आपकी कमाई किसी और की कमाई बन जाती है और आपको समझाया जाता है, ये देश हित में है। देश हित तब होता है, जब नीति सबके लिए बराबर हो, जब पेन और प्रॉफ़िट दोनों बाँटे जाएँ। लेकिन यहाँ पेन सिर्फ मिडिल क्लास के हिस्से में है और प्रॉफिट उन लोगों के जो कभी साइकिल चलाते थे, अब कार लोन देते हैं। फैसले में फेयरनेस नहीं है, बस एक हिडन एजेंडा है। मिडिल क्लास से कमाओ, मिडिल क्लास को दबाओ और मिडिल क्लास को चुप रखो। अब जरा उस सवाल की तरफ चलिए जो कोई पूछना ही नहीं चाहता। क्या ये सब वाकई पॉल्यूशन कम करने के लिए किया गया है या फिर बस ये बहाना है मिडिल क्लास से और पैसा निकालने का? अगर पॉल्यूशन ही कंसर्न है तो फिर पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? आप कहते हो कि गाड़ी में धुआँ नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, पीयूसी टेस्ट में पास हो गई, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई गाड़ी 10 साल पुरानी है लेकिन मेंटेन्ड है, पीयूसी क्लियर है, तो वो क्यों नहीं चल सकती? क्या 9 साल 364 दिन में गाड़ी ग्रीन थी और अगले ही दिन जैसे ही 10 साल की हुई, वो अचानक सीओ2 का बॉम्ब बन गई? अभी देखिए दिल्ली की सड़कों पर आज भी चल रही हैं 15 से 20 साल पुरानी टीटीसी की डीजल बसें, जिनका साइलेंसर कम और मशीन गन ज़्यादा लगता है। उनको कोई नहीं छूता, क्यों? क्योंकि वो सरकारी हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो दिल्ली एनसीआर के पीएम 2.5 और एक्यूआई को सबसे ज़्यादा बिगाड़ती हैं, उसके लिए कोई कैमरा नहीं, कोई चालान नहीं। स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा में अब भी खुलेआम खेत जलाए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं, विंटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन वहाँ सरकार की जुबान बंद और कानून की जेब में रूमाल बंधा हुआ है। गार्बेज बर्निंग हर गली में सुलगते ढेर, हर कॉलोनी के किनारे से उठता धुआं, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब जरा आप ग्लोबल एग्जांपल्स देखिए, लंदन का यूएलईजेड मॉडल, गाड़ी कितनी पुरानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी एमिशन करती है, ये देखा जाता है। रिजल्ट 94% गाड़ियां एमिशन स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। मैं भी ये कहता हूँ, गाड़ी कितनी भी पुरानी हो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी गाड़ी है, मैंने मेंटेन की है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंजन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करनी चाहिए वो ज़्यादा। बात खत्म। गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी हटा दो, विंटेज गाड़ियों का तो ज़माना ही खत्म हो गया। बोगोटा, कोलंबिया पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक कर दी। हर दिन 10 लाख लोग साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने साइकिल ट्रैक्स बनवाए, इंसेंटिव्स दिए। बैंकॉक, ग्रीन बैंकॉक 2030 के तहत 11 नए अर्बन पार्क्स, ट्री कवर, वॉकेबल फुटपाथ्स ताकि लोग गाड़ी छोड़ें मजबूरी में नहीं, कन्वीनियंस में। अब सवाल ये है, अगर आपको सच में पॉल्यूशन की चिंता होती, तो आप ऐसा सिस्टम बनाते जो सबको बराबर देखे।
सिर्फ़ मिडल क्लास को आप जो है टारगेट नहीं करते, पर यहाँ तो उल्टा है, जिनकी गाड़ी से सच में पॉल्यूशन निकलता है, वो चल रही है, जिनकी गाड़ी से सिर्फ़ उम्मीद निकलती है, उन्हें रोका जा रहा है। तो आप सोचिए फैसला पॉल्यूशन पर है या परसेप्शन पर? ये नीति पर्यावरण बचा रही है या मिडल क्लास की रीढ़ तोड़ रही है? अब सुनिए असली मुद्दा, इस सब में आवाज़ किसकी होनी चाहिए थी और कौन चुप है? एक दौर था जब बीजेपी दिल्ली में अपोज़िशन में थी। हर छोटी-सी गलती पर सड़क से संसद तक हंगामा करती थी। लेकिन आज जब उन्हीं की सरकार ने लाखों लोगों की गाड़ियाँ जब्त कर लीं, जब मिडल क्लास की जेब और ज़िंदगी दोनों पर चोट पड़ी, तो वही पार्टी अब खामोश है। भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कहा था हर हर आदमी की आवाज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। आज जब आम आदमी कह रहा है कि मेरी गाड़ी मेरी ज़रूरत है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। और अपोज़िशन भाई साहब जैसे कुंभकर्ण की नींद से भी लंबी नींद में सो गए हैं। जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए थी कि गाड़ी बैन नहीं, पीयूसी बेस्ड पॉलिसी लाओ, वहाँ ये लोग सिर्फ़ 2 बातें बोलते हैं, या तो चुप्पी साध लेते हैं, या फिर टॉपिकल मुद्दों पर थेट्रिक्स करते हैं। तुम्हें याद है जब झुग्गियाँ हटाई गई तो कुछ नेताओं ने कहा था पीएम हाउस में घुस जाएँगे। और जब मिडिल क्लास का घर और गाड़ी छिन रही है तो वो कहाँ हैं? आज बीजेपी के कोर सपोर्टर्स, सनातनी, टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास इंडियंस सब कह रहे हैं, हमने इन्हें लाया पर ये तो हमें ही भूल गए। ये मत भूलिए मिडिल क्लास ही इस देश की रीढ़ है। ना सब्सिडी माँगता है, ना रिजर्वेशन, ना कोई स्पेशल स्टेटस। बस मेहनत करता है, टैक्स देता है और चैन से जीना चाहता है। लेकिन आज वही तबका स्क्रैप पॉलिसी, ओल्ड व्हीकल बैन और राइजिंग कॉस्ट्स के बीच फँसा हुआ है, कुचला हुआ है और सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। और जो बात सबसे डरावनी है ना, वो ये कि इस चुप्पी को अब आदत बना दिया गया है। मिडल क्लास अब तकलीफ सहता है पर चिल्लाता नहीं। और यही साइलेंस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पॉलिसी बदलेगी, तो पहले आपकी आवाज़ बदलनी होगी, वरना अगली बार आपका घर, आपकी स्कूल फीस, आपका इंटरनेट डेटा सब पर नए नियम लगेंगे। और फिर आप चुप रहेंगे। अभी वक़्त है, आवाज़ उठाइए, वरना अगली गाड़ी आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं उस हिडन साइकिल की जो आपको नज़र नहीं आती, पर उसी में फँसा कर रखा गया है हम सबको। आपकी पुरानी गाड़ी को पॉल्यूशन के नाम पर बैन किया गया, मजबूरी में आप स्क्रैपर को गाड़ी बेचते हैं, वो भी कबाड़ के दाम पर। नई गाड़ी लेने जाते हैं, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस सब कुछ जोड़कर 6 लाख की गाड़ी 10 लाख का बोझ बन जाता है। फिर आपको ईएमआई चुकाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम, ज़्यादा टेंशन, कम शांति। और इसी दौड़ में फिर से आप 10 साल बाद उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रॉफिट लूप है, जहाँ हर 10 साल में आपकी कमाई से कोई और कमाता है और आपको लगता है शायद यही सिस्टम है। अब सोचिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक, लेकिन ईवीज़ की कीमत आसमान छू रही है। चार्जिंग स्टेशंस आधे शहर में हैं ही नहीं और बैटरी वारंटी का टेंशन अलग। ईवी लेने के लिए सब्सिडी चाहिए जो सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिल रही है, लेकिन आम आदमी को प्रोसेस समझ ही नहीं आता। तो फिर फायदा किसका हुआ? वो कंपनी जिनके पास पहले से पैसा है। आप बोलते हैं चलो गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, पर मेट्रो में भीड़, बसों की दुर्दशा और सुरक्षा की कमी, ये सब फिर से मिडिल क्लास को प्राइवेट वाहन की तरफ धकेलता है। मतलब चाहे जो करें, मिडिल क्लास हर तरफ से दबा हुआ है। ऊपर से ट्रोल्स, पेड मीडिया और नैरेटिव्स उसे गिल्ट फील कराते हैं, जैसे गाड़ी चलाना गुनाह है। और जो सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी का पूरा अभाव है। पीयूसी पास गाड़ी भी चली जाएगी, पॉल्यूटिंग लग्जरी कार्स भी चलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां जुड़ते हैं बड़े पैसे, बड़े नाम, बड़े गठजोड़। तो गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? जब नीति में तर्क नहीं होता, नियति में अन्याय होता है, और अगर आप नहीं बोले तो कल आपके बच्चे भी इसी चक्र में फंसे रहेंगे। सिस्टम को समझिए, अवेयरनेस फैलाइए और हक मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि ये देश जनता से चलता है, कॉरपोरेट से नहीं। अब जरा देखिए इस पूरी स्क्रैप पॉलिसी का मनोवैज्ञानिक असर क्या है आम आदमी पर। एक मिडिल क्लास इंसान जिसने 10 साल पहले पूरी प्लानिंग करके ईएमआई भरकर थोड़ा-थोड़ा बचाकर एक गाड़ी खरीदी थी, वो आज सिस्टम के हाथों मजबूर होकर अपनी वही गाड़ी कबाड़ में फेंक रहा है। उसके लिए वो गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं थी, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, फैमिली टाइम थी, इमरजेंसी का सॉल्यूशन थी। और आज वही गाड़ी उसे शर्मिंदगी दे रही है, क्योंकि सोसाइटी कह रही है तेरी गाड़ी अब वैलिड नहीं। अब आप सोचिए, जब किसी इंसान को समाज, सिस्टम और कानून तीनों मिलकर ये कहें कि तेरी मेहनत अब बेकार है, तो उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं छीनी गई है, उसके मिडिल क्लास ड्रीम्स पर हाथ डाला गया है। और सबसे खतरनाक बात है, जब एस्पिरेशंस तोड़ दिए जाते हैं, तो आदमी या तो चुप हो जाता है या टूट जाता है, क्योंकि ये फैसला टेकन फॉर ग्रांटेड मेंटेलिटी से आया है। मिडिल क्लास कुछ बोलेगा नहीं, ईएमआई देगा, नया खरीद लेगा और झुककर सिस्टम को स्वीकार कर लेगा। लेकिन मेरा कहना है अब वो समय नहीं रहा, अब जनता समझ रही है नैरेटिव्स के पीछे क्या हिडन एजेंडा है।
पब्लिक अब सवाल कर रही है, पीयूसी पास है तो बैन क्यों? सरकारी बस पुरानी चल सकती है, मेरी क्यों नहीं? पॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ आम आदमी की गाड़ी क्यों बंद हो रही है? ये सवाल अब गूंजने चाहिए ट्विटर पर, लोकसभा में, आपके दिल में। क्योंकि ये देश आपका है, इसकी सड़कों पर हक आपका है और आपके सपनों की कीमत किसी भी ग्रीन ट्रिब्यूनल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब चुप रहना गुनाह है और आवाज़ उठाना धर्म है। अब बात करते हैं विकल्पों की, जिनकी बात न सरकार कर रही है, न मीडिया। अगर सच में पॉल्यूशन कम करना है, तो क्यों नहीं यूरोप जैसे प्रैक्टिकल मॉडल्स अपनाए जाएँ। लंदन का यूएलईजी मॉडल, अल्ट्रा लो एमिशन ज़ोन, वहाँ कोई गाड़ी बैन नहीं होती, लेकिन हर गाड़ी को यूरो 4 या यूरो 6 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। नहीं किया तो फाइन भरो, सीधा और स्पष्ट। इसका फ़ायदा क्या हुआ? 94% गाड़ियाँ कुछ ही महीनों में स्टैंडर्ड्स पर आ गईं। पब्लिक ने अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ सुधारीं। किसी को मजबूरी में कबाड़ में नहीं डालना पड़ा। हर गाड़ी को मॉडिफ़ाई किया जा सकता है, उसमें फ़िल्टर्स लगाए जा सकते हैं, कुछ मॉडिफ़िकेशंस किए जा सकते हैं। पूरी की पूरी गाड़ी कबाड़े में डाला जाए, ऐसा नहीं। कोलंबिया के बोगोटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई किया गया। सस्टेनेबल ट्रांजिट पर जोर दिया गया, जिससे वहाँ पॉल्यूशन 10% गिरा और जनता को तकलीफ नहीं हुई। बैंकॉक का ग्रीन बैंकॉक 2030 प्लान, 30% शहर को ट्री कवर में बदल दिया, फुटपाथ्स और साइकिल के लेन्स बनाए, पॉल्यूशन घटा, स्वास्थ्य बढ़ा। भारत में क्या हो सकता है? पीयूसी सिस्टम को डिजिटली स्ट्रेंथन किया जाए, लो एमिशन जोन्स बनाए जाएँ, ना कि ब्लैंकेट बैन लगाया जाए। ईवीज़ के लिए सब्सिडी दो, प्रोसेस सिम्प्लीफाई करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे एक्सपोंड करो और रिलायबल बनाओ। साइकिल कल्चर ग्रो करो, इंसेंटिव्स दो और सबसे ज़रूरी वेल मेंटेन्ड ओल्ड व्हीकल्स को बैन ना करो, बल्कि सर्टिफाई करो कि वो पॉल्यूशन नहीं फैला रहे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं, कोई डायलॉग नहीं। बस एक दिन सरकार उठती है और कहती है तुम्हारी गाड़ी अब नहीं चलेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पॉलिसी वो होनी चाहिए जो जनता को एजुकेट करे, जनता को गायब ना कर दे। फ़ोर्स से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है समझदारी से। मिडल क्लास के पास भी विज़न होता है, वो भी नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है। उसे पार्टनर बनाओ, विक्टिम मत बनाओ। पॉल्यूशन हटाइए लेकिन जनता को साथ लेकर चलिए। ग्रीन इंडिया का सपना टायरनी से नहीं, ट्रांसपेरेंसी से पूरा होगा। अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर, इस पूरे मामले में अपोज़िशन कहाँ है? ये जो फैसला आया है 62 लाख गाड़ियों को एक झटके में बैन कर देने का, मिडल क्लास की कमर तोड़ देने का, बिना साउंड लॉजिक के, क्या ये डिसीजन बिना कोई काउंटर क्वेश्चन के निकल जाना चाहिए था? पर क्या आपने कहीं कोई जोरदार आवाज़ सुनी? कोई संसद में शोर, कोई धरना, कोई डिबेट? अपोज़िशन गायब। और जब कभी उठते हैं तो ऐसे मुद्दों पर जहाँ सरकार वाक़ई बहुत कुछ अच्छा कर रही हो, जैसे इल्लीगल एन्क्रोचमेंट हटाने। वहाँ जाकर कहते हैं प्रधानमंत्री के घर में घुस के कब्जा करेंगे। ये कैसी पॉलिटिक्स है? मेरा कहना है सच्चा विरोध वही होता है जहाँ नीति में खोट हो, जहाँ नीति जन विरोधी हो, जहाँ मिडिल क्लास की ड्रीम्स तोड़ी जा रही हो, पर वहाँ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। आज बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कौन कर रहा है? खुद राइट विंग वाले, वो लोग जो सनातन के पक्षधर हैं, राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि ये पॉलिसी इस एग्ज़ीक्यूशन में कहीं से भी न्याय नहीं है। आप एक मिडिल क्लास को 2 ऑप्शन दे रहे हो, या तो नई गाड़ी खरीदो या अपने हक छोड़ दो। और ये वही वर्ग है जो टैक्स सबसे ज़्यादा देता है, सब्सिडी नहीं लेता, प्रोटेस्ट नहीं करता और सरकार के हर विज़न में बैकबोन बनता है। और अब यही वर्ग अकेला छोड़ दिया गया है। तो मेरा पूछना है दोस्तों, उसी को सबसे पहले दबा दिया जाए जो किसके भरोसे चलेगा ये देश? ये किसका राष्ट्र निर्माण है जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार वर्ग है? अगर अपोज़िशन आवाज़ नहीं उठाएगी तो नीतियाँ टायरनी में बदलेंगी और जब टायरनी चालू होती है तो टारगेट नंबर आता है, सबका नंबर आता है। आज मिडल क्लास है, कल आप होंगे। अब थोड़ा नज़र डालते हैं उस नैरेटिव मैनिपुलेशन पर, जो बड़े प्रेम से जनता को उलझा रहा है। आपने सुना होगा बिजली काटी जा रही है ताकि परिवार एक साथ समय बिताए। वाह भाई, क्या बात है! मतलब अब ब्लैकआउट भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा हो गया। टीवी ना चले, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो परिवार बॉन्डिंग कर लेगा। और ये बोलने वाले खुद एसी ऑफिस में बैठकर बयान दे रहे हैं। अब अगला नमूना देखिए, पार्क में एंट्री की फी लगाई ताकि भीड़ कम हो। मतलब मिडिल क्लास कपल्स की प्राइवेसी नहीं, अब उनकी एंट्री भी टैक्सेबल हो गई है। पहले पार्क खुला था, लोग वॉक करते थे, अब एंट्री फी है, लोग घर में बैठे हैं। हेल्थ का हल्ला मचाते हैं पर फिटनेस अपॉर्च्युनिटीज़ पर टैक्स लगाते हैं। और सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक हटाए ताकि लोग बीमार ना हों। अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं, प्रिवेंटिव फियर गवर्नमेंट का नया विज़न बन गया है। कह रहे हैं कि अब लोग बीमार होने से डरेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएँगे। मतलब हॉस्पिटल नहीं देंगे, पर डर ज़रूर देंगे। ये कोई नीति नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और फिर सुनिए आर्टिफिशियल रेन का तर्क। बारिश के मौसम में आर्टिफिशियल रेन कराएँगे ताकि
साफ हवा मिले। भाई पहले से ही बारिश हो रही है, तो जो पैसे खर्च कर रहे हो हवा-पानी बना रहे हो या पानी में बहा रहे हो? मेरा पूछना है क्या पॉलिसी है या मीम फैक्ट्री, जहाँ हर एक्शन को डिवाइन बताया जा रहा है और जनता को ट्रोल बना दिया गया है। अब इतना सब सुनने के बाद भी अगर जनता चुप है तो मान लीजिए डेमोक्रेसी अब सिर्फ एक इल्यूज़न है। लेकिन अभी भी मौका है, अपनी समझ जगाइए, नैरेटिव के पीछे का लॉजिक तलाशिए और रियल सवाल पूछिए, क्योंकि साइलेंस अब गुनाह है और सवाल अब धर्म। अब बात करते हैं उस सबसे अनकहे दर्द की जो मिडिल क्लास ही समझता है और कोई नहीं। एक आम आदमी 10 साल तक ईएमआई भरता है, सपनों की एक गाड़ी खरीदता है, उस गाड़ी में उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो खुद ऑफिस जाता है, फैमिली घूमने जाती है और एक दिन सरकार कहती है गाड़ी कबाड़ है। पीयूसी वैलिड है, कंडीशन A1 है, मेंटेन्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एज देखो और चलती गाड़ी को मार दो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एनजीटी ने सिफ़ारिश की थी, पर सवाल ये नहीं कि कोर्ट ने क्या कहा, सवाल ये कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया। लंदन में भी एमिशन नॉर्म्स हैं, पर वहाँ जनता को बदलाव के लिए टाइम दिया गया, सब्सिडी दी गई, ऑप्शंस दिए गए। यहाँ क्या दिया गया? पेट्रोल नहीं मिलेगा, चलाओगे तो फाइन 10,000 का, गाड़ी जब्त और सीधा स्क्रैप यार्ड। मेरा कहना है जब नीतियाँ सुनवाई के दरवाजे बंद करती हैं, तो वो तानाशाही बन जाती हैं और ये वही हो रहा है। आज 62 लाख गाड़ियों पर बैन लगा है, कल शायद घरों पर टैक्स लग जाए क्योंकि वो 20 साल पुराने हैं। ड्रीम्स को इस तरह तोड़ना कोई नीति नहीं होती, ये इमोशनल लूट है। सरकारें आती जाती हैं, पॉलिसीज़ बदलती हैं, लेकिन आम आदमी उसकी एक गाड़ी, एक बाइक, वो उसका सपना होता है। उस सपने को कबाड़ बना देने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। मिडिल क्लास चुप है और ये चुप्पी एक दिन क्रांति में बदलेगी। अब आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा सिस्टम है ना जहाँ मिडिल क्लास हमेशा पिसता है, वो फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता, इसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक मिडिल क्लास खुद खड़ा नहीं होता। मेरा कहना है जब मिडिल क्लास अपनी आवाज़ उठाना सीख जाएगा, तभी उसकी असली जो है जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना हर नई नीति उसी को कुचलेगी जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे कम सपोर्ट पाता है। आज गाड़ियों पर बैन है, कल शायद पुराने घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, फिर बच्चों की एजुकेशन पर, फिर हेल्थ पर। क्या हर बार ये चुप रहेंगे? क्या हर बार ये हाथ जोड़कर कहेंगे हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, बस हमारी मेहनत को कबाड़ मत बनाओ? देश की इकोनॉमी इन्हीं से चलती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को यही फ्यूल करते हैं। डिजिटल भारत में इन्हीं के इंटरनेट बिल से ऑनलाइन रिवॉल्यूशन चलता है, फिर भी ना कोई राहत, ना कोई सम्मान, ना कोई रिप्रेजेंटेशन। डिजिटल साइलेंस तोड़ने का वक़्त है अब, मिडल क्लास को वॉइस देने का वक़्त है। सिर्फ वोटिंग मशीन नहीं, थिंकिंग मशीन बनने का वक़्त है। मेरा आप सभी से अपील है, इस वीडियो को हर मिडिल क्लास फैमिली तक पहुँचाओ, क्योंकि आज जो खामोश है, कल वो सबसे बड़ा शिकार बनेंगे। कमेंट में लिखिए आई एम अवेक, अगर तुम्हारा सपना भी कोई कबाड़ में नहीं फेंक सकता। अब वक़्त आ गया है, सोच बदलो, आवाज़ बनो और सिस्टम से सवाल पूछो। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। जय सनातन, वंदे मातरम।